हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम असेसमेंट 3 का पेपर देख रहे हैं। फिजिक्स क्लास 9th असेसमेंट पेपर है, इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे अब। तो ये आप पहले एमसीक्यूज़ देखें। 3 एमसीक्यूज़ थे इस पेपर में। तो अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ देख चलते हैं और इनके सॉल्यूशन को थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 1 था कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मैसेज। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज इंडिपेंडेंट टू देयर मैसेज, उनके मैसेज पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सही बन रहा है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मैसेज। इसके बाद है सेकंड एमसीक्यूज। शाहिद अफरीदी हिट्स अ सिक्सर बाय गिविंग 60 जूल एनर्जी टू बॉल बाय बैट। एट व्हाट स्पीड विल ball go towards the boundary if mass of ball is 120 ग्राम। तो अगर बॉल का मास 120 ग्राम हो और शाहिद अफरीदी ने जो हिट लगाई है उसमें उसने 60 जूल एनर्जी पुट की है थ्रू द बैट, बॉल को प्रोवाइड की है, तो बॉल की स्पीड क्या होगी, किस स्पीड के साथ वो जा रही होगी बॉल। तो हम ये देखेंगे कि इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो वो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी 60 है, मैस हमें दिया हुआ है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इसको सॉल्व करना है। एनर्जी 60 जॉल पुट की, मैस 0.120 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और वेलोसिटी का स्क्वायर वैसे रहने क्योंकि हमें वेलोसिटी स्पीड हमें चाहिए। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे मैस को 0.12 तो हमारे पास 1000 आ जाएगा वी स्क्वायर। तो हमें वी चाहिए, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर। तो 1000 का अंडर रूट ऑलमोस्ट 31.7 मीटर पर सेकंड के क्लोज आंसर आता है। जो ऑप्शंस में हमारे पास जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ए है, ठीक है। तो हमने ए ऑप्शन टिक करना था। थर्ड एमसीक्यूज देखें, विच वन इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसे सोर्सेज जो रन आउट हो जाते हैं एक बार यूज़ करने के बाद। तो फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह जो हैं ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, क्योंकि ये रन आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर हम इन्हें एक बार यूज़ कर लें। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है तो यूज़ होने के बाद आपको दूसरा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वो जो पहले आपने डलवाया था वो रन आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो पेपर में आए थे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप देखें और अब हमें इनका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो पार्ट 1 देखें क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चंस में। अ परपेचुअल इंजन हैज़ एफिशिएंसी इक्वल टू 1, विल इट वर्क इन रियलिटी, जस्टिफाई। कहते हैं कि एक परपेचुअल इंजन है, एक इमेजिनरी इंजन है, ठीक है, सपोज्ड आइडियल इंजन जिसे हम समझते हैं, उसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 है, मतलब 100% एफिशिएंसी दे रहा है। तो क्या ये रियलिटी में भी ऐसा इंजन एग्जिस्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। No, a perpetual engine with 100% efficiency mean efficiency equal to 1 will not work in reality because it violates the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics बेसिकली ये होता है कि आप जो इनपुट देते हैं ना वो सारी की सारी इनपुट यूज़फुल आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि लॉस भी होता है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी जो है, टोटल जो इनपुट एनर्जी है वो यूज़फुल आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगी मुकम्मल तौर पर विदाउट एनी एनर्जी लॉस, ठीक है। तो हर हाल में एनर्जी लॉस होता है। जब एनर्जी लॉस होगा तो आउटपुट जो यूज़फुल आउटपुट है वो हमेशा इनपुट से लेस रहेगी। तो इसलिए ये रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखें जी, डिफाइन पावर ऑफ मशीन। तो पावर क्या होती है? वर्क डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इन, या वर्क डन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ वर्क डन कह सकते हैं। ये हमारे पास पावर की डेफिनेशन है। और हम जानते हैं 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, हमें 500 वाट को कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। तो 500 डिवाइड बाई 746 करेंगे तो 0.67 हॉर्स पावर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट करें
उसकी स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किए बगैर, मतलब स्पीड को कांस्टेंट रख के बॉडी को हम एक्सेलरेट करा सकते हैं? तो जी, हम करा सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा केस है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, और वो है जब बॉडी सर्कल में मूव करे। जब बॉडी सर्कल मूव करेगा तो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो बॉडी उस वक्त एक्सेलरेशन रखता है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, ठीक है ना। दो चीज़ें चेंज हों, दो में से कोई एक भी चीज़ चेंज हो जाए तो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। या तो उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन है, जिसे हम स्पीड में वेरिएशन कहेंगे, ठीक है, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो। तो स्पीड तो यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है जब बॉडी सर्कल में मूव करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा केस है जिसमें बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी एक्सेलरेशन रखता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए। फोर्थ है, कहते हैं कि एक 100 ग्राम बॉल है इज़ जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अनदर बॉल हैविंग सेम मैस इज़ थ्रोन डाउनवर्ड विद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थ्रू द सेम हाइट, विच बॉल विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड 5। कहते हैं कि दो बॉल्स हैं, एक और दोनों का मैस सेम है। एक को सिंपली नीचे ड्रॉप कर दिया है और दूसरी को 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ नीचे ड्रॉप किया है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा? तो अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं तो मतलब आप बॉडी को फ्रीली फॉल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी जो हैं दोनों वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं। तो जब बॉडीज फ्रीली फॉल करते हैं तो उनका एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। बोथ बॉल्स विल हैव सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The initial velocity does not affect the acceleration due to gravity as it is constant for all objects regardless of their state of motion when air resistance is neglected, ठीक है। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का केस है इसलिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन करें और फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करें। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपको मालूम है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। अब डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने करनी है, तो यहाँ पर जो है 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन नेट्स काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। उसके बाद क्या है कि वर्क का फार्मूला हम जानते हैं एफ डॉट डी या एफ डॉट एस आप लिखें या डी लिखें। अच्छा, यानी कि वर्क का फार्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ इक्वल टू एम ए, वो लगाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी लिखा था, एफ की जगह पर हम एम ए लिख दिया है और यहाँ पर डी, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वाई। तो वी एफ स्क्वायर को वी के स्क्वायर से लिखा है और वी आई का स्क्वायर जो होता है उसको यू से लिखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जिस तरह भी मेंशन किया हो। तो यहाँ पर ये देखें तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की रेस्ट, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर था इनिशियली, रेस्ट से मूवमेंट उसने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, वो ज़ीरो पुट करें तो आपके पास जो बनेगा ए डी इक्वल आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बाई टू के। तो इनिशियल वो शुरू वाली इक्वेशन में चले जाएंगे, वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी था, ए डी की जगह पर हमने क्या कर दिया है वी स्क्वायर बाई टू पुट कर दिया। तो इस तरह हाफ एम वी स्क्वायर ये आ जाएगा फार्मूला। और वर्क काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होता है, इसलिए वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख दी है। अगर किसी ने इस मेथड से ड्राइव किया है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने पंजाब टेक्स्ट बुक वाले सोर्स से उसको एज अ सोर्स यूज़ किया है तो वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन डेरिवेशन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपने कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया। जी न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहे हैं ए बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप with velocity 20 meter per second to reach a height. How much time is taken by ball to reach maximum height? Find maximum height covered by the ball. बहुत आसान सा था क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट करनी थी और टाइम को अलग कर लेना था। तो 2.04 सेकेंड टाइम आ जाना था।
मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन लगा दें, आप सेकंड भी लगाएं तो भी आंसर सेम ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व किया गया है। तो एच को एक साइड पर करें और बाकी वैल्यूज़ को आप सिंपली मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करें तो हाइट 20 मीटर आ जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर्स थे।